दोपहर के समय पर विमला अपने घर से जल्दी जल्दी चलते हुए करम की बिरयानी की दुकान पर पहुंचती है। अरे विमला बहन, क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं भाई, अचानक ही घर पर मेहमान आ गए हैं, इसलिए उनके लिए भी बिरयानी लेने आई हूँ। भैया 5 किलो बिरयानी पैक कर दो। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। कुछ देर पहले ही बनाई है, इसलिए बिल्कुल गर्म है। आशा करता हूँ तुम्हारे मेहमानों को पसंद आएगी। अरे वो तो आनी ही है। करम भाई, आपकी बनाई स्वादिष्ट बिरयानी भला किसको पसंद नहीं आएगी। करम जल्दी से बिरयानी पैक करके विमला को दे देता है और विमला बिरयानी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। बेलापुर गांव का रहने वाला करम अपनी चिकन बिरयानी की दुकान चलाया करता था। उसकी बनाई बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती थी। रोज उसकी दुकान पर सुबह शाम बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी रहा करती। और तो और त्योहार के समय उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। लेकिन करम थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। एक शाम करम बिरयानी की दुकान से घर पहुंचता है और पैसे का हिसाब कर रहा होता है। ये क्या? अरे इससे ज्यादा तो हफ्ते की बिरयानी बनाने की लागत लग जाती है। ओहो, आप फिर हिसाब किताब करने बैठ गए? पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। रेवती, ऐसे ही चंद पैसे आते रहे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बिरयानी की दुकान के लिए जो कर्ज लिया था वो भी चुकाना है। अजी धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी दुकान पर ठीक ठाक ग्राहक आ जाते हैं। हम थोड़ा बचत करके चलेंगे तो सब ठीक होगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। मुझे ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। करम सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी बिरयानी बनाने की लागत को कम करे ताकि उसकी लागत कम हो और उसे मुनाफा ज्यादा हो। इसीलिए वो अपनी बिरयानी में बासमती चावल की जगह राशन वाले चावलों का इस्तेमाल करने लगता है। अरे भाई, ये बिरयानी के चावल तो बहुत छोटे हैं और स्वाद में भी पहले जैसे नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भाई? बिरयानी का स्वाद तो पहले जैसा ही है। और वैसे भी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तुम्हें कहीं भी इतनी सस्ते दाम में नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है करम भाई। वैसे तो बिरयानी के गांव में और भी दुकानें हैं, लेकिन हमें तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने की आदत है, इसलिए कहीं और न जाकर यहीं चले आते हैं। तभी कुछ और ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं तो करम उन्हें देखने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक दिन की कमाई 2-2.5 हजार से ऊपर नहीं बढ़ती, जिससे करम और परेशान हो जाता है। हद हो गई है। बिरयानी बेचने में तो फायदा नजर ही नहीं आ रहा है। कल से बिरयानी के साथ चटनी और सलाद देना भी बंद कर दूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ग्राहक हमारी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए आना ही छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रेवती, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, तभी कुछ फायदा हो पाएगा। करम रेवती की एक बात नहीं सुनता और वो अब से बिना सलाद और चटनी के लोगों को बिरयानी खिलाया करता। एक शाम वो गांव के खाली इलाके वाले रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसे कुछ बंजारे कौवे को पकड़कर उसे आग में पकाते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये कौन लोग हैं जो कौवे को मारकर खा रहे हैं? करम उन लोगों के पास जाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इस कौवे को तुम लोग खाने वाले हो क्या? हाँ भाई साहब, अब दिखावे के लिए तो इसे आग में तलेंगे नहीं ना। हम बंजारे हैं और आज हमारे पास खाने को अनाज कम था, इसलिए हमने कुछ कौवे ही पकड़ लिए। अब इनको मजे से खाएंगे। कौवे का मांस खाओगे? बिल्कुल। अरे बहुत स्वादिष्ट लगता है हमें तो। आप खाओगे क्या? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे ही चिकन बहुत महंगा मिलता है। अगर चिकन की जगह ये कौवे का मांस बिरयानी में डालूंगा तो भला किसी को क्या पता चलेगा। उन बंजारों को कौवा खाते देखकर करम को कौवा बिरयानी बनाने का ख्याल आता है और अगले दिन वो अपने घर के बाहर कुछ बची हुई बिरयानी बिखेर देता है, जिसे खाने के लिए बहुत से कौवे आ जाते हैं, जिन पर जाल फेंककर करम उन्हें पकड़ लेता है और उनका मांस निकालकर बिरयानी बनाकर दुकान पर ले जाता है। लोग आने शुरू होते हैं और बिरयानी खाने लगते हैं। चिकन की जगह कौवे का मांस खाकर एक ग्राहक कहता है, अरे करम भाई, ये बिरयानी में एक भी लेग पीस नहीं है और स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। ओहो, हमेशा तुम्हारी थाली में लेग पीस आए ये तो जरूरी नहीं ना। जो परोसा है खा लो, कितना बोलते हो। उसी समय विमला भी बिरयानी लेने के लिए दुकान पर आती है।
आओ आओ विमला बहन, बहुत दिनों बाद आई हो दुकान पर। हाँ करम भाई, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में रोज रोज बिरयानी तो खा नहीं सकते ना। आज घर वालों का मन किया तो चली आई हूँ बिरयानी लेने। अच्छा ऐसा करो, 3 किलो बिरयानी पैक कर दो जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। उस दिन तो रोज की तरह करम की बनाई सारी कौवा बिरयानी बिक जाती है। उधर विमला घर पर सभी को चिकन बिरयानी परोस कर देती है, तो उसके घर वाले बिरयानी में से आ रही बदबू के चलते बिरयानी खाने से मना कर देते हैं। तो विमला उस बिरयानी को फेंकने के लिए बाहर निकलती है। हाय हाय, न जाने कैसी बिरयानी बना कर दी है करम भाई ने, जो आज किसी ने चखी भी नहीं। अब सारी बिरयानी फेंकनी पड़ेगी। तभी बंजारों की टोली का वो आदमी गलियों में भटक रहा था, जो विमला से टकरा जाता है। अरे नजरों में कोई खराबी है क्या? देख कर नहीं चला जाता तुमसे? माफ करना बहन, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो कमजोरी के कारण चला नहीं जा रहा है। आपके पास कुछ खाने का हो तो खिला दीजिए। ओहो, ये खराब बिरयानी से दे दूं क्या? दे ही देती हूँ। वैसे भी पैसे तो लगाए ही हैं मैंने इसमें, और फेंकने जाऊंगी तो वैसे ही बर्बाद होगी। इससे अच्छा ये भूखा खा लेगा। बहन जी, आप सुन तो रही है ना? हाँ हाँ, मैं बहरी नहीं हूँ, सुन लिया। ये लो चिकन बिरयानी खा लो। चिकन बिरयानी? आप इस भूखे को बिरयानी खिलाएंगी? आपका दिल तो बहुत बड़ा है। विमला उस आदमी को वो बिरयानी दे देती है, जिसे चखते ही वो विमला की तरफ घूर कर देखता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? कुछ नहीं बहन जी, ये चिकन बिरयानी नहीं बल्कि कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अरे ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये चिकन के नहीं हैं, बल्कि कौवे का मांस है। मैंने बहुत खाया है कौवे का मांस, तो मुझे पता है। चिकन बिरयानी जितना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मुझे भूखे के लिए ये कौवा बिरयानी भी चिकन बिरयानी से कम नहीं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे घर में किसी ने भी बिरयानी को खाना तो दूर सूंघा भी क्यों नहीं। अच्छा सुनो, तुम कल भी यहाँ आना। मैं तुम्हें कल कौवा बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी खिलाऊंगी। ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। अब अगले दिन भी करम पकड़े हुए कौवों का मांस निकाल रहा था। तभी वहाँ पर रेवती आ जाती है और उसे ऐसा करते देखकर हैरान रह जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? कौवे का मांस, इसका आप क्या करेंगे भला? अरे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं चिकन की जगह इसमें कौवे का मांस डालकर बिरयानी बनाने वाला हूँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं जी? लोगों को पता चला कि आप ये सब करके बिरयानी बेच रहे हैं तो हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे कुछ नहीं होगा, कल भी मैंने कौवा बिरयानी बनाकर बेची है और सभी ने वैसे ही मजे से खाई है जैसे वो हमेशा खाते हैं, और इसमें हमारा ही फायदा है। हे भगवान, अपने लालच के चक्कर में आप ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं है ये। कितना बोलती हो रेवती, चुप हो जाओ तुम और मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी दुकान खोलने में देर हो रही है, हटो यहाँ से। इतना बोलकर करम वहाँ से चला जाता है। वो दुकान पर जाता है तो देखता है कि लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। लगता है मेरी कौवा बिरयानी सबको कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी है, तभी लोग दुकान खुलने से पहले ही भीड़ लगाकर खड़े हैं। सही है, आज तो जमकर कमाई होगी मेरी। करम खुशी खुशी दुकान में जाता है तो सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाइए, अभी सभी को गर्मा गर्म चिकन बिरयानी परोसता हूँ। चिकन बिरयानी या कौवा बिरयानी? हाँ, कौवा बिरयानी? अरे विमला बहन, सुबह सुबह क्या भांग खाकर आई हो? ये क्या बात कर रही हो? सही कह रही है विमला बहन। अरे तुम्हारी कल की कौवा बिरयानी खाकर मेरे घर वालों को उल्टियाँ दस्त लग गए, और मेरे घर वालों ने खाना तो दूर, उस बिरयानी को सूंघा तक नहीं। वो भला हो इस आदमी का जिसने उस बिरयानी को खाकर बताया कि वो चिकन नहीं कौवा बिरयानी है, कौवा बिरयानी। मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे भाई, मैंने तुझे ये क्या बताया कि मैं कौवा पकड़ कर खाता हूँ? तुमने तो कौवा बिरयानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो और लोगों को चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिलाकर ठगने भी लगे। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। खाने में इतनी बड़ी मिलावट कर रहा है ये। सभी लोग करम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ भागती हुई रेवती आती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देखिए, इन्हें पुलिस के पास मत ले जाइए। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं भी आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अपने लालच में मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों को माफी मांगते देखकर और उन्हें अपने गांव का समझकर गांव वालों को उन पर दया आती है और वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन करम अपने लालच के चक्कर में अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक उसके यहाँ आना पसंद नहीं करता था। मोरल, लालच बुरी बला है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अक्सर लालच में अंधे होकर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि करम ने इस कहानी में किया। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। रतनपुर गांव में रहने वाली गुंजन एक अनाथ और बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी में रहा करती और दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगता है और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सर्दियाँ तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सर्दियों से बचने के लिए मुझे लकड़ी का इंतजाम करना होगा। तभी गुंजन अपने पास में रखी एक पतली सी फटी चादर को ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वो गांव में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मैदानी इलाके में होने के कारण रतनपुर गांव के आसपास कोई जंगल नहीं था, जिसके कारण गुंजन को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है और पेड़ों की टहनियों को तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ से पानी लेकर जा रही मालती उसे टोकती है, ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? काकी, मैं इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात के समय आग जलाने के काम आएगी। अरे हाँ, तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे इतना ऊंचा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी तो तू लकड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। काकी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अरे रे, तुझे तो जरा सलाह क्या दे दी? तू तो मुझसे ही पैसे मांगने बैठी। तू गरीब है तो मैं कोई सेठानी नहीं हूँ। मैं भी इस गांव की रहने वाली गरीब ही हूँ। मालती की बात सुनकर गुंजन फिर से उछलती है, लेकिन जमीन पर आते ही उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने से बचने के लिए मालती का हाथ पकड़ती है, लेकिन अपने साथ साथ वो मालती को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे मालती का पानी का मटका भी गिरता है और दोनों गीली हो जाती हैं। जैसे तैसे दोनों खड़ी होती हैं। आए हाय, सत्यानाश हो तेरा। ठंड में मुझे गीला कर दिया, ऊपर से मेरे मटकों को तोड़कर भी नुकसान किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया काकी, वो मैं गलती से गिरी और गीली हो गई और आपको भी गिरा दिया। अरे तो क्या मेरी गलती के कारण हुआ है? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट, अनाथ कहीं की। मालती गुंजन को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन पर गिरने के कारण गुंजन के हाथ और पाँव में खरोंच आ जाती है। बेचारी आंखों में आंसू लिए खेत में काम करने चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। रात के समय वो थकी हारी ठिठुरती हुई घर आती है और अपने हाथ पैर की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होने के कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं तेज हो रही थी, जिसके कारण गुंजन कांपने लगती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। गुंजन जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए बिना कंबल चादर के ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी। आज रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की जगह दे दो।
सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के कांपती हुई बुढ़िया को देखकर गुंजन को उस पर दया आ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी सर्द रात में अकेले बाहर जाने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गुंजन उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर आती है। वो बुढ़िया इसके बाद गुंजन का पतला सा चादर जैसा कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ ही देर में गुंजन को भी नींद आ जाती है। सुबह पक्षियों के चहचहाने से गुंजन की नींद खुलती है तो गुंजन उस बुढ़िया को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन बुढ़िया नहीं थी। अरे वो अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो चली तो नहीं गई? मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मेरे उठते ही कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। गुंजन ने इतना कहा था कि तभी जिस कंबल को उसने हाथ में पकड़ा था उस कंबल से एक हल्की सी चमक निकलती है और गुंजन के सामने स्वादिष्ट खाने से भरी थाली आ जाती है, जिसे देखकर गुंजन हैरान हो जाती है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना सच में है या फिर भूख के कारण मुझे वहम हो रहा है? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। सच में ये खाना यहाँ पर है और ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। गुंजन अपना पेट भर खाना खाती है और जो भी वो कहती है वो चीज उसके सामने आने लगती है। तभी उसकी नजर उस कंबल पर जाती है जो कंबल उसने उस बुढ़िया को ओढ़ने के लिए दिया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर कहती है, कहीं ये कोई जादुई कंबल तो नहीं? लेकिन आज से पहले तो इस कंबल ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। हो सकता है वो बुढ़िया जादुई थी और जब उसने इस कंबल को ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। गुंजन समझ जाती है कि उस बुढ़िया के जरिए ये जादुई कंबल उसके पास आया, जिसके बाद वो उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को प्रकट करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन रातों रात गुंजन के हालातों को बदलता देखकर सभी गाँव वाले दंग रह जाती है। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस अनाथ गरीब लड़की की जो इतना बढ़िया घर हो गया है इसका। अरे सही कह रही हो बहन। अरे इसके जितनी कृपा भगवान का भी हम पर भी कर दे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मालती अपने पड़ोसन से बातें कर रही थी कि तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति मंगलू आ जाता है। ए मालती, तू चिंता क्यों करती है? तुझे मैं ऐसा घर क्या महल बना कर दूंगा, महल। आए हाय, पीकर सड़क पर भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। मालती सुन रही है ना इसकी बातें? इसकी बातों में फंस कर ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन मेरी। ना जाने कौन सी घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। मंगलू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है। तभी मालती उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। ए मालती, तू कब से पीने लग गई? हाँ, हे भगवान, जब संभाला नहीं जाता तो इतनी पीते क्यों हो? चलो घर, वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मालती नशे में धुत अपने पति मंगलू को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं अब घर और सारी सुविधाएं हो जाने के बाद गुंजन को सर्दियों में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता। लेकिन एक रोज जब वो शाम को अपनी दुकान से सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग सर्दियों के कारण ठंड से कांप रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को सर्दी से राहत तो मिल सके। उन गरीब लोगों को ठंड में ठिठुरता देखकर गुंजन उन सबकी मदद करने के बारे में सोचती है और फिर अपने घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे वो जादुई कंबल में चमक आती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा करके अगले दिन सभी गांव वालों में बांटती है और सभी लोग उसे दुआएं देती हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर नेक काम किया है। हाँ बेटी,
इस कंबल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन सभी गांव वालों में कंबल बांट देती है और घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। वो जादुई कंबल को पूरे घर में देखती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो उस अम्मा की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल इकट्ठा करने के चलते वो जादुई कंबल भी साधारण कंबल के साथ किसी गांव वाले के पास पहुंच गया। हाय दैया, अब क्या होगा? इधर गुंजन जादुई कंबल के न मिलने से परेशान थी तो वहीं मालती अपने पियक्कर पति के रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये रूखा सूखा नहीं खाओगे तो मत खाओ, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ कर तुम्हारे लिए पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे पति वाला कोई काम किया है तुमने? अरे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है आज तक। ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें 2-4 खींच कर थप्पड़ लगाऊं। मालती के इतना कहते ही कंबल से हल्की चमक आती है और मंगलू को हवा में 2-4 चाटे पड़ते हैं तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गए इन्हें? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं, मेरी जुबान काली थोड़ी है। अरे कौन पागल है? जाकर खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है। तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी।